So, हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग रोशनी देवी, माही जी, गणेश शिंदे जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आई बिलीव ऑडियो और वीडियो दोनों भी एकदम सही चल रहा है। अथर्व अष्टिकर जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। चलो, सो यस, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन वाले आ जाइए फटाफट फटाफट। राहिल जी, गुड मॉर्निंग। ओके, अथर्व, रोशनी, बहुत दिनों के राहिल जी, इनफैक्ट आप बहुत दिनों के ब्रेक के बाद, मतलब ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव की जो एग्जामिनेशन आप लोगों ने दी थी उसके बाद से शायद ही आप लोगों ने, रादर अथर्व ने और रोशनी ने, अथर्व ने जहाँ तक मुझे पता है कि जो थोड़ा बहुत उनका काम चल रहा था तो उसके चलते किताबों को हाथ लगाई होगी, लेकिन बाकी लोगों ने आई बिलीव 2 महीनों का एकदम जबरदस्त ब्रेक लेने के बाद पढ़ाई से और सीएस से 2 महीने बिल्कुल दूर होने के बाद दोबारा सीएस से जुड़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव की एग्जामिनेशन देने के बाद एक तो पहला टेंशन रहता है कि पास होंगे या फेल होंगे, और उसके बाद पता चल जाता है अरे रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया। तो एक बहुत बड़ा हर्डल आप सभी लोगों ने क्लियर किया। इनफैक्ट जो लोग यहाँ लेक्चर देख रहे हैं सभी लोगों ने बहुत बड़ा हर्डल क्लियर किया, और सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग योर एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल्स। सो कुछ लोग का एक पहले हो गया होगा, एक बाद में, कुछ लोग का दोनों साथ में हुए होंगे। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सो दोस्तों, ओके, रोशनी जी कह रही है सर लॉ पढ़ा है, ब्रेक नहीं लिया था। ओके, राहिल जी कह रहे हैं सर बहुत बड़ा ब्रेक हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब ब्रेक के बाद फिर से युद्ध स्तर पे हमें जुड़ जाना है इस कोर्स के साथ। प्रोफेशनल जो आखिरी लेवल है, मतलब आपकी जो एग्जामिनेशन देने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती, ये बात तो उतनी ही सच है कि अपने जिंदगी में पढ़ाई हमेशा चलती रहती है। भले आप सीएस कोर्स कर रहे हो, सीएस कोर्स पास हो चुके हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ती है। बस जो एग्जाम का जो झंझाल है, एग्जाम का जो चक्रव्यूह है, इससे आपकी इस फाइनल लेवल के बाद मुक्ति होने वाली है। तो बस इसी हिसाब से आप पढ़िएगा कि बस मुझे ये आखिरी एग्जाम देना है, जीवन की ये मेरी आखिरी परीक्षा है, जिसके रिजल्ट के लिए मैं थोड़ा बहुत टेंशन लूंगा। इसके बाद आपको किसी भी परीक्षा के, किसी भी रिजल्ट के परिणाम का कभी डर लगेगा भी नहीं। ओके, सो राम जी कह रहे कल्पक सेल है या साले है? ओके ठीक है, ओके चलो। सो राम जी कल्पक के पीछे क्यों पड़ा है पता नहीं। ओके चलो। सो अर्जुन जी हेलो बेटा, शुभम राघव गुड मॉर्निंग। सो सभी को सुप्रभातम। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, पहले 2 प्यारे सब्जेक्ट्स आपके मॉड्यूल 1 के सीएस प्रोफेशनल के ऑलरेडी आपने सुने हैं। पिछले 2 घंटे से मैं देख रहा हूं आप लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, और दोनों भी लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से सुने भी है, रेस्पॉन्ड भी किया। सो दोस्तों, अब मैं प्रोफेशनल का आपको इंट्रो वगैरह कुछ नहीं दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ तो मैडम ने और सर ने आपको सब बता दिया है कि प्रोफेशनल के मॉड्यूल 1 में कितने सब्जेक्ट्स है, मॉड्यूल 2 में कितने सब्जेक्ट्स है, पासिंग परसेंटेज क्या होगा, मतलब पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट क्या होता है, एग्जामिशन क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप खुद जानते हो। तो ये कुछ डिस्कस नहीं होने वाला। वी आर गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट से ही शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, हम जो है वो यस सब्जेक्ट जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। हम इस सब्जेक्ट से शुरू करने वाले ग्रुप 1 का आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस का जो पेपर 3 है, इसी के डिस्कशन से हम सीधा शुरुआत करेंगे। सो अब इतनी लंबे ब्रेक के बाद पढ़ाई करने के लिए शायद थोड़ा सा आपको कष्ट महसूस हो,
स्टार्टिंग में थोड़ा सा कष्ट महसूस हो, ठीक है, लेकिन बाद में कोई कष्ट नहीं है। प्रोफेशनल बहुत बढ़िया है, मतलब एग्जीक्यूटिव तो अच्छा है ही, लेकिन एग्जीक्यूटिव के अलावा प्रोफेशनल में बहुत मजा आता है। प्रोफेशनल में मजा क्यों आता है ये बता देता हूं आपको। देखो एग्जीक्यूटिव में ना आपने कई सारे लॉज पढ़े, कई सारी चीजें पढ़ी, डिफरेंट 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 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप जुड़ जाते हो तब आपको इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड्यूल सीएस एग्जीक्यूटिव में, रादर सीएस एग्जीक्यूटिव में हमने टैक्स लॉस का सब्जेक्ट पढ़ा। टैक्स लॉ के सब्जेक्ट के ये मतलब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये टैक्स अकाउंट्स एफएम हमें क्यों पढ़ाया जाता है, हम तो कंपनी सेक्रेटरीज है, लॉ से डील करते हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है। लेकिन देखो जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर काम करोगे, या समझो अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो, तो जब आप ऑडिट की केसेस या आपके क्लाइंट्स को जब आप एडवाइस दोगे तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का आपके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसलिए एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऐसे भी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें आपको एक्सपर्टीज लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। और इसी बेसिस पे सीएस प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में टैक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट में डाल दिया, क्योंकि यहां पे आपको एक्सपर्टीज वाले जो सब्जेक्ट है वही इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाना चाहती है। तो इसलिए जो भी न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस में कई सारी चीजें ऐसे बनाई गई है जो आगे की 5 या 10 साल की रिक्वायरमेंट है, जो आईसीएसआई के प्रोफेशनल्स की जो मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है, उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए जो जरूरत है उसी को सब आपके सिलेबस में उतारा है। तो न्यू सिलेबस बहुत ही प्यारा है, जबरदस्त है, मजा आएगा पढ़ते वक्त। ओके, तो अब मॉड्यूल 1 में जो पेपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पेपर 3 कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस का पेपर है। पहले तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इन द मीनवाइल कुछ कमेंट्स आए, रीड कर लेते हैं। राहिल पारिक जी, सर नोट्स कब प्रोवाइड होंगे? उसके अलावा प्रभात गुप्ता जी, सर क्लास डेली यही टाइम पे होगी क्या? ओके चलो, सो ये बेसिक क्वेरीज जो है इसको भी आंसर करा देते हैं। नोट्स जो है आपको जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल मतलब आईसीएसआई की जो मॉड्यूल मिली होगी या जो आप सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करके रखे होंगे वो मॉड्यूल आप आराम से पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अलावा हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, हम नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और मेरे जो नोट्स है वो मॉड्यूल के बेसिस पे ही बनाए गए नोट्स हैं, लेकिन मॉड्यूल को कॉपी नहीं किया है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐड की गई है और कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। अब मतलब जैसे आप लोग एग्जीक्यूटिव अगर मेरे से पढ़े हो तो उसमें आप जानते हो हम लोग चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं और कई सारा एडिशनल कंटेंट उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है। बस नोट्स, मेरे सब्जेक्ट के नोट्स मिलने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा मतलब 1-2 हफ्ते का वक्त लगेगा जिसमें आपको ये सारी की सारी नोट्स मिल जाएंगे। ओके, जिन लोगों ने हार्ड कॉपी ऑर्डर किया होगा उनको हार्ड कॉपी मिल जाएगा और जिनका सॉफ्ट वाला केस है उनको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा। ओके फाइन। अब क्लास अटेंड करते वक्त मॉड्यूल लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आराम से जो हमने क्लास के नोट्स में चीज़ें दी गई है वो आपको पहले समझनी है और उसके बाद मॉड्यूल भी रीड करो। ऐसा मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मॉड्यूल रीड मत करो ऐसा नहीं कहूँगा। मॉड्यूल उसके बाद आराम से रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, मतलब जो आईसीएसआई के मॉड्यूल में जो चीज़ें दी है वो सारी कवर की जाएगी। उसके अलावा जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है वो भी कवर किए जाएंगे और कई सारे एडिशनल केस लॉज या जो मुझे लगता है कि ये आपको पता होना जरूरी है वो चीज़ें भी हम क्लास में कवर करेंगे। अब दोस्तों लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ जनरल क्वेरीज भी पूछनी है तो वो भी डेमो जो है वो अपना सिर्फ 2-3 दिन चलेगा यूट्यूब पे। उसके बाद जो अपने मोबाइल एप्लीकेशन या जो भी आपका लैपटॉप का एप्लीकेशन है उसमें आपके लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। पहले तो सर आप तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने वाली फैकल्टी हो, मतलब आप एग्जीक्यूटिव में वो पढ़ाते हो सर, क्या पढ़ाते हो? टैक्स पढ़ाते हो सर मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में अकाउंट्स और एफएम पढ़ाते हो सर। आप सीएस प्रोफेशनल में आप ये थियरी का सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हो या कैसे पढ़ा रहे हो? ये एक मन में क्वेरी रहती है जनरली बच्चों की जो मेरे से एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं। तो सर थियरी कैसे पढ़ा रहा हूँ बता दूँ। जब मैंने आज से एग्जैक्टली 12-13 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ाया था मेरे करियर में वो सीए के बच्चों के लिए ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाया था। इनफैक्ट मेरा रुचि भी ऑडिट में था, ऑडिट और अकाउंट्स दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा था, लेकिन बाद में एक एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऐड होते गया। इसके लिए 3-4 बैचेस के बाद मैंने ऑडिट पढ़ाना बंद कर दिया था क्योंकि इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता और फिर वो पढ़ाना मुश्किल हो जाता। तो ये जो ऑडिट का रादर आपके एग्जीक्यूटिव के प्रोफेशनल के कोर्स में जो 7
प्लस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इन सब में मैंने जो सब्जेक्ट चुने हैं वो वही सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। इनफैक्ट आपके ये जो ड्यू डिलीजेंस है और सेक्रेटरी ऑडिट, मतलब पुराने सिलेबस में सेक्रेटरी ऑडिट और ड्यू डिलीजेंस नाम का ये सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है। इसकी 2-3 बैचेस इसके पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ इसमें। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब्जेक्ट मैं क्यों पढ़ाता हूँ इसके पीछे की वजह भी बताता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट में जो आपने देखा है कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट और ड्यू डिलीजेंस जैसे सब्जेक्ट का नाम है, उसमें ऑडिट का जो पार्ट है और कंप्लायंस मैनेजमेंट एज वेल एज ड्यू डिलीजेंस में भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप सीएस बनने के बाद जब प्रैक्टिकली जब आप क्लाइंट्स के साथ डील करोगे तो ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले 10-12 साल से करते आया हूँ, ठीक है। रादर मेरे बारे में आप लोगों को आई बिलीव पता होगा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मेरी खुद की फर्म भी है। तो हम ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाने वाले हैं ये ऑलरेडी इससे पिछले 10-12 साल से इसमें डील कर रहे हैं। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट मैंने चुना, ताकि रादर दूषण सर ने भी मुझे सजेस्ट किया, सर आप ये सब्जेक्ट प्लीज़ पढ़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, अपार्ट फ्रॉम द थियरी दैट हैज़ बीन कंटेन्ड इन द सिलेबस, उसके अलावा जो आपको प्रैक्टिकल टच चाहिए वो प्रैक्टिकल टच मैं पूरा का पूरा मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिकल टच देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉड्यूल 2 में जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल मेरे बहुत दिल के करीब वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें हम वैसे एग्जीक्यूटिव में डिस्कस करते ही हैं, और ये सीआर का लेक्चर नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसे चुने हैं जो रादर जिसमें मेरा एक्सपर्टीज़ है और जिससे कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिकली भी डील करता हूँ, तो इसलिए ये 2 सब्जेक्ट मैंने चुने। ओके, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट और ड्यू डिलीजेंस, ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, सभी को बता दूं ये जो लेक्चर्स है दे आर रिलेवेंट ओनली एंड ओनली फॉर न्यू सिलेबस। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे आप कृपया ये लेक्चर ना देखें, न्यू सिलेबस वालों के लिए लेक्चर्स है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपकी जो जून 2024 में जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट जून 2024 और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उन सभी के लिए लेक्चर्स है। ओके, शुरुआत करते हैं। कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट और ड्यू डिलीजेंस का सबसे पहले वेटेज समझने की कोशिश करते हैं और इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, हमारे पास जो टाइम है आज से, मतलब सितंबर शुरू हो चुका है और सितंबर से लेके जो लोग जून 2024 में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो हमारे पास हार्डली ज़्यादा नहीं बल्कि 10 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स ही हमारे पास है। तो ये 10 महीने में जो लोग बोथ मॉड्यूल प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत समय है, आराम से पढ़ाई शुरू करूँगा, तो ऐसी गलती ना करें। फ्रॉम डे 1 यू नीड टू स्टार्ट। अगर पहले दिन से अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो ही कंफर्टेबली आप दोनों मॉड्यूल दे सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, कुछ बकवास नहीं, सीधा सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वेटेज बता देता हूं मैं। इस सब्जेक्ट में आप कौन से, या रादर अभी तक एग्जीक्यूटिव से आपको एक्सपीरियंस आ ही चुका है, इंस्टीट्यूट बोलता है एक सब्जेक्ट है लेकिन होता एक सब्जेक्ट नहीं। जैसे मॉड्यूल 1 में उन्होंने बताया 4 सब्जेक्ट है आपको मॉड्यूल 1 में, लेकिन वो 4 नहीं है, ठीक है। सो उससे ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक। पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए डील्स विद कंप्लायंस मैनेजमेंट विच इज फॉर 40 मार्क्स एंड पार्ट बी डील्स विद ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस विच इज फॉर 60 मार्क्स। तो 2 पार्ट्स में अपन ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। 40 नंबर के लिए कंप्लायंस मैनेजमेंट पढ़ेंगे और 60 नंबर के लिए ऑडिट और ड्यू डिलीजेंस पढ़ेंगे। चलो, सो अब कंप्लायंस का मतलब क्या और ऑडिट और ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या सब बता दूंगा, लेकिन पहले वेटेज याद भी रखिएगा एंड आई बिलीव नोट भी कर लीजिएगा। ओके, और एक चीज, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन जिन्होंने एग्जीक्यूटिव किया है उनको तो पता ही है, ठीक है। जो लोग अभी अभी प्रोफेशनल में सीधा मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अपने सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट नोटबुक होना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। एक सेपरेट नोटबुक होनी ही चाहिए। इसमें कई सारी चीज़ें हम क्लास में लिखने वाले हैं, तो 200 पेजेस की नोटबुक चाहिए जिसमें आप कई सारे केस लॉस या कई सारे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करा के लेने वाले हैं। तो इसके लिए नोटबुक होना जरूरी है और सेपरेट नोटबुक होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि किसी दूसरे सब्जेक्ट के ड्राफ्टिंग के 50 पेजेस बच गए, या आधे बुक में ड्राफ्टिंग लिखो, आधे बुक में कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस लिखो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो एक सेपरेट बुक बना देना और बुक का स्टार्टिंग अभी से कर लीजिएगा, ठीक है। बस मार्किंग सिस्टम वेटेज लिख दीजिएगा आपकी नोटबुक में, अच्छा सा हेडिंग दे दीजिएगा, सब्जेक्ट का नाम कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट और ड्यू डिलीजेंस, और उसमें लिख दीजिएगा कंप्लायंस मैनेजमेंट इज फॉर 40 मार्क्स
और ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस इज फॉर 60 मार्क्स। साइमल्टेनियसली नोट करना शुरू कर दीजिएगा। ये लेक्चर यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे चल रहे हैं, इसलिए ठीक है आप बाद में भी इसको, अगर अभी आपको सिर्फ लेक्चर सुनना है और बाद में नोट करना है तो बाद में लेक्चर ओपन करके आराम से नोट कर सकते हो, लेकिन नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो अब दोस्तों इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट के 2 पार्ट है। पार्ट ए जिसको अब हमने अभी देखा कंप्लायंस मैनेजमेंट का जो 40 मार्क्स के लिए है, और पार्ट बी जिसमें ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस जो है वो 60 मार्क्स के लिए कवर किया गया है। ऐसे इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2 पार्ट है, लेकिन वैसा नहीं है। दिस सब्जेक्ट नीड्स टू बी डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट का, दूसरा पार्ट ऑडिट का है, और तीसरा पार्ट ड्यू डिलिजेंस का। अब ये तीनों को हम आराम से समझते हैं, ठीक है। सर ये कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या है, ऑडिट क्या है और ड्यू डिलिजेंस क्या है। ओके चलो, सो आज सुबह सुबह लाइट एक फेज यहाँ पे डाउन होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एसी बंद है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ओके चलो, सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लायंस मैनेजमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज कंप्लायंस मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो, जब आप सीएस बन जाओगे, सीएस बनने के बाद आपका काम क्या है बेसिकली, अगर आप जॉब भी करते हो तो व्हाट इज योर बेसिक रोल। योर रोल इज टू कैरी आउट द कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू कंपनीज अंडर डिफरेंट लॉज। जैसे एग्जीक्यूटिव में कई सारे लॉज आपने पढ़े हैं, और एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा कि हर एक कंपनी के लिए जो जो लॉज एप्लीकेबल है उन लॉज के तहत कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस करने ही हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा कि कंपनी को हर साल ऑडिट एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। सो एनुअल रिटर्न के अलग अलग फॉर्म्स आपने पढ़े। तो ऐसा जो कंपनीज एक्ट के तहत एक छोटा सा कंप्लायंस है जो हर साल करना होता है, उसके अलावा भी अलग अलग एक्ट्स में कई सारे कंप्लायंसेस होते हैं। अब ये कंप्लायंसेस के बारे में ज्ञान किसको है? ओके, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ज्ञान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे आर एक्सपर्ट्स इन टैक्सेशन एंड अकाउंटेंसी। ओके, क्या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इसके बारे में ज्ञान होता है? नॉट एट ऑल। तो किसको ज्ञान होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसे कौन से प्रोफेशनल्स हैं? यस बिल्कुल, आप, दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज एंड द एडवोकेट्स टू सम एक्सटेंट, ठीक है, उनको कुछ कंप्लायंसेस पता होते हैं। तो ऐसा एक ही प्रोफेशनल है पूरी कंपनी के अंदर जो ये जानता है कि कंपनी के लिए कौन कौन से अलग अलग लॉज एप्लीकेबल है और उन लॉज के तहत कौन से कंप्लायंसेस करने हैं। ओके, तो अब एग्जीक्यूटिव में आपने क्या पढ़ा? एग्जीक्यूटिव में आपने वो लॉज समझे, कौन कौन से लॉज है, लेकिन उन लॉज के तहत, और ये भी कहीं कुछ कुछ जगह आपने पढ़ा कि हाँ ये कंप्लायंस करने के लिए फॉर्म है, ठीक है, बस वो फॉर्म नंबर आपने पढ़ा होगा या कौन से कंप्लायंसेस है ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो कंप्लायंस कैसे किया जाता है, ठीक है, हाउ एग्जैक्टली द कंप्लायंस इज कैरिड आउट, ये आपने एग्जीक्यूटिव के लेवल पे नहीं पढ़ा। इसलिए सीएस प्रोफेशनल में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिससे आपको एक रेडी हैंड नॉलेज मिले कि हाउ द कंप्लायंस इज टू बी कैरिड आउट। तो इसलिए ये सब्जेक्ट में जो 3 पार्ट्स है उसमें से पहला पार्ट जो है कंप्लायंस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोफेशनल लेवल पे डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है ऑडिट का। तो बेसिकली द पार्ट ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट जो है, ठीक है, वो अपने पूरे सिलेबस में जो 16 टॉपिक्स है, वी आर हैविंग 16 टॉपिक्स इन आवर सिलेबस, तो 16 टॉपिक में से पहला चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 जो चैप्टर्स है दे डील विद कंप्लायंस मैनेजमेंट। 1 से लेके 7 तक के टॉपिक जो है ना वो कंप्लायंस मैनेजमेंट के। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया है, total number of chapters that you are going to study in this subject is 16 chapters, and out of that 16 chapters 7 चैप्टर जो है वो कंप्लायंस मैनेजमेंट पे। अब इनमें क्या क्या कवर करेंगे हम ये भी बता देते हैं आपको। 7 चैप्टर में आपको इंस्टीट्यूट आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख रही है। तो इन 7 चैप्टर में इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रही है कि आपको इन 7 चैप्टर से पता चले कि आपके लिए, मतलब कंपनी के लिए कौन कौन से कंप्लायंसेस है, वो कंप्लायंस करने का तरीका क्या है, और ये कंप्लायंस करते वक्त एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपने क्या एतबार बरतना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट अ कंपनी सेक्रेटरी शैल टेक केयर ऑफ व्हाइल कैरिंग आउट द कंप्लायंसेस, ठीक है। सो ये इन 7 चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, मैंने नटशल में बताया एकदम। ओके, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट इज टू अंडरस्टैंड द मैनर ऑफ कंप्लायंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस एंड रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन कंप्लायंस मैनेजमेंट। ओके, तो पहले 7 चैप्टर कंप्लायंस मैनेजमेंट के आप पढ़ोगे और वो पढ़ोगे आप 40 मार्क्स के लिए। ये मजेदार वेटेज है, और ये जैसे एग्जीक्यूटिव में मैं बताता था आपको कौन से पार्ट्स में पेपर के किस पार्ट में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो।
तो कंप्लायंस मैनेजमेंट में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, मतलब ये 40 नंबर के जो क्वेश्चन, 40 मार्क का जो वेटेज है, ये इसमें आप आराम से, ऐसा नहीं कि उस बचे हुए 60 मार्क में स्कोर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन जो 60 मार्क में ज्यादा वेटेज है वो ऑडिट के लिए है, और ऑडिट की कई सारी चीजें आप प्रैक्टिकली नहीं डील किए हो, इसके लिए वहां पे थोड़ा सा, ठीक है, बच्चों का जो लिखते वक्त प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब जब आंसर लिखते हैं उस वक्त प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ऑडिट मैं आपको बताऊंगा, आपने प्रैक्टिकली कभी ऑडिट किया नहीं है, तो मैं ऑडिट कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन जब आप ओन वर्ड्स में लिखते हो ना, तो लिखते वक्त थोड़ी सी गलतियां हो जाती है बच्चों से, इस वजह से वो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कम मार्क्स आता है उनको, पहले पार्ट में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो ये 40 मार्क का जो कंप्लायंस मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ना है। ओके, उसके बाद ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस, ये दो पार्ट्स है। ऑडिट में यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 16, इनफैक्ट चैप्टर नंबर 15 तक, 15-16 तक आप चैप्टर नंबर 15 तक यहां ऑडिट पढ़ेंगे, और बस एक ही चैप्टर है जिसमें आप ड्यू डिलिजेंस पढ़ोगे, ठीक है। सो अब इस सब्जेक्ट को बहुत सारे बच्चे डीडी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें न्यू सिलेबस में डीडी का केवल एक चैप्टर है, देयर इज ओनली वन सिंगल चैप्टर फॉर डीडी। ओके, तो अब पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड कि सर फिर सबसे ज्यादा वेटेज जो 60 मार्क्स का ये सेकंड पार्ट के लिए आईसीएसआई के मुताबिक, उसमें से अगर डीडी का एक ही चैप्टर है तो बचे हुए 7 से 8 चैप्टर जो है वो ऑडिट के हैं, तो 60 नंबर में से अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का अगर आपको डीडी आ जाता है तो 50 नंबर का ऑडिट आ जाता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर तीनों पार्ट्स में अगर किसी पार्ट को है तो हम समझ सकते हैं ऑडिट के लिए है। ऑडिट के बारे में आपने थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, मतलब आपने एग्जीक्यूटिव में ऑडिट के बारे में क्या पढ़ा, ऑडिट मींस टू चेक, ये पढ़ा आपने, मीनिंग ऑफ ऑडिट पढ़ा आपने। उसके अलावा आपने कुछ कुछ टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़े, सारे के सारे नहीं, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय ए कंपनी सेक्रेटरी, एंड कॉस्ट ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। लेकिन इसके अलावा हाँ, और एक चीज आपने पढ़ी होगी, वो ब्रांच ऑडिट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसके अलावा आपने किसी भी ऑडिट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑडिट के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, कौन कौन से, बस इतने ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स है, ठीक है। एग्जैक्टली ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाता है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट आर फॉलोड व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, एज एन ऑडिटर व्हाट आर योर रोल्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑडिटर करके क्या क्या एतबार आपने बरतने हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के ऑडिटर बन जाते हो तो वो आपने कंपनीज एक्ट में ऑडिटर के बारे में कुछ प्रोविजन पढ़े हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि दोस आर द ओनली प्रोविजंस विच गवर्न द ऑडिटर्स, ऐसा नहीं है। यहां पे हम आईसीएसआई एक्ट भी पढ़ेंगे। आईसीएसआई एक्ट ने ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज बताई है, अगर वो ड्यूटीज वो फुलफिल नहीं करता तो उसको क्या जुर्माना भुगतना पड़ेगा, वो भी आप पढ़ोगे। तो बस मैं ग्लिम्स बता रहा हूं आपकी ऑडिट में क्या पढ़ने वाले हो। तो अगर आपका एक कॉन्सेप्शन या कह सकते हैं मिसकॉन्सेप्शन है कि ऑडिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वैसा नहीं है, यहाँ पे ऑडिट बहुत वास्ट है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट आप पढ़ोगे, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी एज एन ऑडिटर, ठीक है। सो एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपने सीएस इन प्रैक्टिस हुआ, तो जब आपको किसी कंपनी ने ऑडिटर करके अपॉइंट किया जाता है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट अप टू द पॉइंट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो होती है वो आपको बतानी है, ठीक है। मतलब शुरुआत कहां से होगी, जब आपको अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट करते वक्त आपको एंगेजमेंट लेटर दिया जाता है, तो वो एंगेजमेंट लेटर कैसे बनना चाहिए, ठीक है, किसने किसको ये एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है, ठीक है, एंगेजमेंट लेटर का इंपॉर्टेंस क्या है, वहां से शुरुआत होगी और खत्म समाप्ति होगी ऑडिटर्स के रिटायरमेंट तक, मतलब सबमिशन ऑफ रिपोर्ट तक। तो रिपोर्ट कैसे बनता है, कहां सबमिट किया जाता है, अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑडिट द रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू डिफरेंट अथॉरिटीज। तो किसको रिपोर्ट सबमिट करना है, उसका फॉर्म कैसा होगा, ये सारी चीजें, जैसे आपने कंपनी लॉ में स्टैट्यूटरी ऑडिट में देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स में आपने देखा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें क्लीन रिपोर्ट होगा आपका, जिसको हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं, या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है, या आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाला रिपोर्ट हो सकता है, या एडवर्स रिपोर्ट हो सकता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स आपने विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़े थे, ठीक है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा भी बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, और तो उसमें कैसे रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं और वो रिपोर्ट्स कैसे सबमिट किए जाते हैं या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है ऑडिट में, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। और लास्ट पार्ट जो है वो ड्यू डिलिजेंस का पार्ट है।
अब ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या, ये बता देते हैं। पहला तो मैंने बता दिया कंप्लायंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट मतलब द कंप्लायंसेस व्हिच द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एज पर डिफरेंट लॉज। अलग अलग लॉज जो बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, उसके तहत जो जो कंप्लायंसेस कैरी आउट करने हैं, तो उससे रिलेटेड कंप्लायंस मैनेजमेंट का पार्ट डील करेगा। ऑडिट से रिलेटेड मतलब हाउ द ऑडिट इज कंडक्टेड, what are the things that needs to be considered by a company secretary as an auditor, ये आप ऑडिट में पढ़ोगे। और सबसे आखिरी पार्ट जो आप पढ़ोगे वो ड्यू डिलिजेंस। अब बेसिकली ड्यू डिलिजेंस मतलब है क्या, लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि ये ड्यू डिलिजेंस आपके लिए टोटली नया टर्म है। कंप्लायंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस ये वर्ड आप ऑलरेडी इस वर्ड को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव लेवल पे सुन चुके थे। ऑडिट इस वर्ड को भी आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे सुन चुके थे, लेकिन ड्यू डिलिजेंस ये वर्ड थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। तो ड्यू डिलिजेंस क्या है, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, कोई फ्लैट खरीद रहे हो किसी से, तो क्या वो फ्लैट खरीदते वक्त आप डायरेक्टली सामने वाली पार्टी को पेमेंट करोगे और पेमेंट करके उससे डायरेक्ट सेल डीड बना के लोगे और कहानी खत्म, ऐसा होगा क्या? ओके, पहले ही मुलाकात में जब हम उस पार्टी से मिले, फ्लैट देखा, फ्लैट पसंद आया, पैसा दे दिया, डील कर दिया, ऐसा कभी होता नहीं है। तो आप क्या चेक करोगे, व्हाट आर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू चेक? तो यस, आप सबसे पहले चेक करोगे कि भाई ये जो बंदा हमें फ्लैट दिखा रहा है यही प्रॉपर्टी का मालिक है क्या। वो कैसे पता चलेगा? उससे हम डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, भाई तूने ये प्रॉपर्टी खरीदी है तो तेरे नाम से रजिस्ट्री होगी, एग्रीमेंट बना होगा, ठीक है, वो एग्रीमेंट इंडेक्स 2 दिखा, ठीक है, वो उसकी कॉपी दिखा। इसके अलावा तेरा आधार पैन कुछ तो होगा, वो दिखा। ओके, इंडेक्स 2 में जो नाम है और आधार पे जो नाम है वो चेक करोगे, तो इससे कॉन्फर्मेशन हमें मिल जाएगी कि हाँ ये फ्लैट इसी को बिलोंग करता है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट मांगोगे, अभी तक का जितना भी ये प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स पे किया होगा आपने, तो उसका रिसीट्स आपके पास होगा। अगर आपकी सोसाइटी फ्लैट सोसाइटी के अंदर है, तो सोसाइटी में अगर आपका फ्लैट रजिस्टर्ड है तो सोसाइटी से आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी मांगोगे। सोसाइटी का मेंटेनेंस पे किया है नहीं, वो मेंटेनेंस के बिल मांगोगे। अभी तक आपने इस जितने भी दिनों तक आप इस फ्लैट में रहे हो, तो उतने दिनों का आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है या नहीं, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपीज मांगोगे। मतलब एक फ्लैट खरीदते वक्त इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप चेक करते हो, तो वैसे ही बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट नॉर्मल परचेस या सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन, समझो कोई कंपनीज को आप अक्वायर कर रहे हो, कि कुछ कंपनीज का मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप किसी बिजनेस को खरीद रहे हो, तो क्या वो बिजनेस खरीदते वक्त वो बिजनेस के बारे में सारी जानकारी जानना उचित है या नहीं? बिल्कुल जानना जरूरी है। ये बिजनेस के लिए अलग अलग लॉज कौन से एप्लीकेबल हैं, किन लॉज के इन लोगों ने कंप्लायंसेस अभी तक किए हैं, किन लॉज के कंप्लायंसेस बाकी है, कहीं किसी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है क्या, ये इसका आउटकम क्या आ सकता है, ये सारी चीजें आपको पहले वो बिजनेस से रिलेटेड जाननी जरूरी है। उसी के बाद आप वो बिजनेस एक्वायर करने का डिसीजन लेते हो। तो दोस्तों, ड्यू डिलिजेंस मीन्स व्हाट? ठीक है, ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि किसी भी कोई भी बिजनेस ने ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले द थिंग्स दैट द कंपनी शैल ऑब्जर्व, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ऑब्जर्व बिफोर एंटरिंग इनटू द डील विद द ट्रांजैक्शन। ओके, सो दैट इज ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस में हम पढ़ेंगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपका इसमें रोल क्या है। ऑफ कोर्स आप ही का रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो क्या ही पता होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करते वक्त इस कंपनी के लिए कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, इसके तहत क्या उन्होंने कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, कौन से रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन किए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो पता होना मुमकिन है ही नहीं। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप ही को ये सारी चीजें पता होगी। तो ड्यू डिलिजेंस का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंस्टीट्यूट ने रखा है, यही मेहरबानी की है इंस्टीट्यूट ने, नहीं तो ये टॉपिक हटा देते तो फिर मजा चला जाता। ठीक है, चलो, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द सब्जेक्ट। तो द एंटायर सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। आराम से पढ़ना है, तीनों पार्ट जबरदस्त पार्ट है। पहला पार्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट का, दूसरा ऑडिट का, और तीसरा ड्यू डिलिजेंस का। ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस का इंडिविजुअली मार्क्स का ब्रेकअप आईसीएसआई की मॉड्यूल में नहीं दिया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा फोकस ऑडिट के ऊपर रहेगा 50 नंबर का, और ड्यू डिलिजेंस का 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन ड्यू डिलिजेंस के पार्ट पे आएगा, और 40 मार्क्स का तो अपना कंप्लायंस मैनेजमेंट फिक्स्ड ही है। सो यहां तक आई बिलीव सबको समझ में आया होगा, और ये नोट भी कर लेना। ठीक है, अभी हमारे पास समय कम है, जैसे कि आप सभी लोग, मतलब आप में से कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, कुछ लोग डेमो लेक्चर्स देख रहे होंगे, पहला ही लेक्चर होगा आपका। तो डेमो लेने के बाद आपको अगर लगता है हाँ कि वाकई मेरे से पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, तो जब भी आप यानी मेरे से पढ़ने का डिसीजन ले लेते हो, उसके बाद
जो भी आप बुक मेंटेन करने की सोचोगे तो सबसे पहले ये लेक्चर में जितनी चीजें बताई है वो सारी की सारी आपने आपकी नोटबुक में नोट करनी है, ये चीज याद रखना, ठीक है। सो सबसे पहले वेटेज बताया और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट का आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब दोस्तों ये सब्जेक्ट के अंदर जो जो चैप्टर्स है उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। जैसे सिलेबस का पार्ट 1 विच डील्स विद कंप्लायंस मैनेजमेंट, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दैट पार्ट। उसमें जो 7 चैप्टर्स है उन 7 चैप्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जिसमें आप पढ़ने वाले हो कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे कि बिजनेसेस को व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लायंसेस दैट आर एप्लीकेबल, कौन कौन से कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है और वो कंप्लायंसेस करते वक्त व्हाट आर द थिंग्स दैट द कंपनी एज ए कंपनी सेक्रेटरी दैट यू शुड नो, ठीक है। कंप्लायंस करते वक्त कौन सी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एज द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अगर मोटा मोटी आपके सिलेबस को मैं अगर समझूं तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं हम। जो पार्ट ए है, जो कंप्लायंस मैनेजमेंट का पार्ट है, दैट इज रिलेवेंट फॉर कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस एज वेल एज द कंपनी सेक्रेटरीज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ, कंप्लायंस किसको करना पड़ता है, ऑफ कोर्स ज्यादा करके कंप्लायंसेस दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट उनको करना पड़ता है, और दोज हु आर इन प्रैक्टिस, हाँ वो भी कंप्लायंसेस करते हैं बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। उनका ज्यादा करके प्रैक्टिशनर्स का जो रोल होता है वो चेकिंग में होता है, फोकस होता है कि सारी कंप्लायंसेस सही किए हैं नहीं, ये चेक करने में एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का रोल होता है, ठीक है। मतलब आप सीएस बनने के बाद 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप जॉब कर सकते हो। दोनों साइमल्टेनियसली करना अलाउड नहीं है। आगे पढ़ोगे, आईसीएसआई एक्ट में ही पढ़ाऊंगा आपको, उसमें ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आप जॉब कर सकते हो। अगर आप जॉब करने के लिए जाते हो तो कंपनी के लिए जो जो कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है वो सारे कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे। अगर आप जॉब करने का निर्णय नहीं लेते, प्रैक्टिस करने का निर्णय लेते हो, तो प्रैक्टिस करोगे तो हाँ कंप्लायंसेस आपको सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंसेस कर देता है। बस एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आपका रोल बनता है कि उसने जो कंप्लायंसेस किए हैं वो सही किए या नहीं, ये चेक करना। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो दोनों के लिए रिलेवेंट है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज एज वेल एज जो कंपनी सेक्रेटरीज इन एम्प्लॉयमेंट होंगे उन दोनों के लिए ये रिलेवेंट है, लेकिन ज्यादा करके रिलेवेंट उनके लिए होगा, ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरीज इन एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो उसमें ये पार्ट आप पढ़ोगे। दूसरा पार्ट जो है ऑडिट का, हाँ दैट इज मच रिलेवेंट फॉर दोज हु आर इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस। तो अगर आप आगे जाके भविष्य में प्रैक्टिस करने का डिसीजन ले लेते हो तो ऑडिट के चैप्टर सारे के सारे आपके ऐसे दिमाग के अंदर फीड होने जरूरी है। मतलब सिर्फ पासिंग के लिए मत पढ़ो, ठीक है, पास होके छोड़ दिया ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी है 100%। जो जो एक एक चीज यहां पे पढ़ोगे वो हर एक चीज आप आपके निजी जीवन में अप्लाई करने वाले हो। चलो, सो चैप्टर 1 इन पार्ट 1 का चैप्टर 1 कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, जिसमें हम समझने वाले कौन से कंप्लायंसेस करते वक्त क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद चैप्टर 2 में डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ये चैप्टर ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या होता है ना, अब कुछ लोगों की आदत होती है जो अपने बचपन से लेके अभी तक जितने भी उन्होंने एग्जामिनेशन दी होगी उसके रिजल्ट संभाल के रखते हैं, बहुत संभाल के। 4th स्टैंडर्ड का भी इनका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ओके। तो या एक तो ये बच्चे इसी टाइप के होते हैं या इनके पेरेंट्स ऐसे इनको समझाते कि भाई हर एक चीज, हर एक डॉक्यूमेंट तेरी जिंदगी में रिलेवेंस रखता है और ये तूने संभाल के रखना चाहिए। तो उनकी 5th स्टैंडर्ड तक की अलग फाइल होगी, 6th से 10th स्टैंडर्ड तक की अलग फाइल होगी, ग्रेजुएशन की फाइल अलग होगी, सीएस के कोर्स की फाइल अलग होगी, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर वो कर रहे हैं तो उसकी फाइल अलग होगी। तो उनको और कभी भी कोई डॉक्यूमेंट लगता है तो डॉक्यूमेंट उनको तुरंत मिल जाता है, ओके। तो बचपन से उनको आदत लग जाती है कि हर एक पीस ऑफ पेपर जो है वो संभाल के रखना है। लेकिन पूरी पॉपुलेशन में से केवल 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को महत्व देते हैं, अच्छे से संभाल के रखते हैं, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन का कोई महत्व ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स का कोई महत्व ही नहीं, पेपर का कोई महत्व ही नहीं, आया पेपर फेंक दो कहीं पे। अगर जब जरूरत पड़ेगी, रिजल्ट की जरूरत पड़ रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, या जैसे अब रिसेंटली आपने रिजल्ट चेक किया, रिजल्ट चेक करते वक्त अरे रोल नंबर कहाँ है, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट देखो, मिल ही नहीं रहा था। कई सारे बच्चों का बड़े मुश्किल से उनको हॉल टिकट मिला होगा और हॉल टिकट मिलने के बाद उनको रिजल्ट उन्होंने चेक किया होगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल संभाल के रखते नहीं है।
तो ये टॉपिक आपको इसी बात की अहमियत देगा कि भाई जब तक आप आपकी निजी जीवन में डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको करना है वो करो, लेकिन कंपनी के साथ जब आप डील करोगे, बिजनेस के साथ डील करोगे तो ऐसा नहीं चलता। एवरी पीस ऑफ पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप सीखोगे इस चैप्टर में, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स दैट द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, एंड ये मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन से रादर ये यानी इस चैप्टर की आपको कब याद आएगी, यहाँ इस चैप्टर में जो जो चीजें मैं बताऊंगा आपको वो आपको कब ज्यादा समझ में आएंगे, जब आप एक्चुअली जब आर्टिकलशिप शुरू करोगे। तो आर्टिकलशिप में पहले 3-4 महीने यही करने के लिए बोलते हैं आपको, हाउ टू मेंटेन फाइल, स्टेपल कैसे करना है, वहां से शुरुआत होती है, पंच मशीन से पंचिंग कैसे किया जाता है ये तक कई सारे लोगों को पता नहीं होता। तो फिर प्रॉपर आपको सिखाया जाता है कि पंचिंग कैसे करना है, स्टेपलिंग कैसे करना है, यहां से बच्चों को ट्रेन किया जाता है। मतलब आपके आर्टिकलशिप के जिंदगी के पहले 2-3 महीने तो बस डॉक्यूमेंटेशन में ही जाएंगे, और तब आपको महत्व समझ में आ जाएगा, यार नहीं ये टॉपिक जो ICSR ने पढ़ाया था सिलेबस में, ठीक है, वो बहुत जरूरी था। तो ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे आप। द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड हाउ इट शुड बी मेंटेन। उसके बाद चैप्टर 3 पढ़ने वाले साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। हाँ, सबसे मतलब मेरे निजी जीवन में प्रैक्टिस करते वक्त सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं किसी रिकॉर्ड पे साइन करता हूं। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आपका काम खत्म हो चुका है, ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, अब साइन करो, रिपोर्ट दो और फीस लो। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी साइनिंग। इनफैक्ट आप लोग भी इतनी सालों की मेहनत करोगे, मेहनत करने के बाद CS बनोगे, ठीक है, CS बनने के बाद बन क्यों रहे भाई, पैसा कमाना है आप लोगों को, बिल्कुल ओके। तो पैसा कमाने के लिए ऑडिट वगैरह करोगे या जॉब करोगे, बहुत सारी जगह आपका सर्टिफिकेशन आएगा। तो सर्टिफिकेशन करते वक्त क्या एतबार आपने बरतना चाहिए वो भी इंस्टीट्यूट ने आपको सिखाया, एक सेपरेट चैप्टर लेके, साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई, कहां पे आपकी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, कहां पे आपके सर्टिफिकेशन के बिना काम नहीं चल सकता। और सर्टिफिकेशन लेते वक्त, किसी भी चीज को सर्टिफाई करते वक्त सिर्फ पैसों के लिए सर्टिफाई नहीं करोगे आप, ये आप यहां पे सीखोगे। सिर्फ पैसा मिल रहा है इसलिए किसी ने बोला यहाँ पे साइन करो तो साइन कर लो, ऐसा नहीं है। साइन करने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या साइन करने से पहले आपकी क्या ड्यूटीज है, वो आप सीखने वाले हो। तो द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन एंड द मैनर ऑफ कैरिंग आउट साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन वर्क। तो ये इस टॉपिक में पढ़ोगे। देखो 3 ही चैप्टर के बारे में मैंने अभी तक आपको इंट्रोडक्शन दिया है। क्या नहीं लगता आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है वो बिल्कुल आप प्रैक्टिकली जो करने वाले हो CS बनने के बाद इन चीज़ों से डील करते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल आपको आई बिलीव यही लग रहा होगा। अगर गुड मॉर्निंग यहाँ पे, यस ओके, चलो हाँ, ले लिया है सर एडमिशन, ओके। राम जी कल्पक लव आई, ओके चलो फाइन, ओके। सो इन द मीनवाइल किसी की कुछ कमेंट नहीं आ रही है, तो आई बिलीव सभी लोग अच्छे से सुन रहे हैं। कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। बस देखो मैंने पहले ही दिन पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप मुझे जानते हैं और मेरा स्वभाव भी जानते हैं कि अपन टाइम पास करते नहीं है ज़िंदगी में, ना अपने को टाइम पास करने को कभी आया ना अपन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्योंकि अपना 16-17 टॉपिक है, हर एक टॉपिक के लिए कम से कम 5 से 6 लेक्चर लूंगा मैं, कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, और कम से कम 6 घंटे एक टॉपिक पढ़ाने वाला, सॉरी 6 लेक्चर्स एक टॉपिक पढ़ाएंगे। 6 लेक्चर्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसे समझ लो कि तकरीबन 9 से 10 घंटे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो 17 चैप्टर पढ़ाने के लिए मुझे लगने वाला है तकरीबन 150 से 160 से 170 घंटे। सो 160 to 170 आवर्स लगेंगे मुझे ये पूरे आपके 16-17 चैप्टर्स। सो मतलब राउंड ऑफ करें तो 150 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो 150 आवर्स इतना टाइम लगने वाला है ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। और इतना समय अगर लगेगा तो टाइम पास करके नहीं चलेगा, आपका सिलेबस भी तो टाइम पे ख़त्म करना है। बाद में आपको जिनको बोथ मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर करना है उनको सेकंड मॉड्यूल भी तो शुरू करना है। तो इसके लिए दोस्तों बिल्कुल टाइम पास नहीं होने वाला, एक भी लेक्चर में टाइम पास नहीं होने वाला, ये उम्मीद आप मेरे से बिल्कुल ना रखें। उसके बाद चैप्टर 4 वी आर गोइंग टू डील विद, इन चैप्टर 4 वी आर गोइंग टू डील विद लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, 2 टॉपिक चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये 2 टॉपिक जो है वो बहुत जबरदस्त टॉपिक है। चैप्टर 4 में लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरी, मतलब ये चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। पहले तो आपको यहाँ पे जबरदस्त टॉपिक दिया है, रादर इनफैक्ट हम शुरुआत भी इसी टॉपिक से करने वाले हैं, चैप्टर 4 से। चैप्टर 1, 2, 3 हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों सर बाद में क्यों पढ़ेंगे, तो वो तो स्टार्टिंग में पढ़ने चाहिए, नहीं,
ठीक है, पहले आपको यह समझना जरूरी है दोस्तों कि आप हो कौन। ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरी, तो आप सीएस के कोर्स का ओरिजिनेशन कैसे हुआ इस चैप्टर में पढ़ोगे आप। ठीक है, आपका जो सीएस का कोर्स बना वो कैसे बना, और एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपके क्या क्या दायित्व है ये आपको समझना जरूरी है। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी जिम्मेदारी क्या है ये एक बार आप समझ गए तो आपको क्या करना है और कैसे करना है ये तो अपने आप बराबर समझ में आ जाता है। तो इसलिए पहले हम जो जिस चैप्टर से शुरुआत करेंगे वो चैप्टर 1, 2, 3 वो चैप्टर से नहीं होगा। और आप मेरी आदत जानते ही हो, मॉड्यूल का सीक्वेंस कुछ अलग रहता है और मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस टोटली अलग रहता है। ठीक है, अपन जो जाते हैं अपने सीक्वेंस में जाते हैं आराम से। ठीक है, और उस सीक्वेंस से सब कवर तो सभी होने वाला है, लेकिन एक अरेंजमेंट होती है चीज़ों को समझने की। तो पहले आप ये समझो कि आप हो कौन, सीएस क्या होता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, उसमें प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी में एसोसिएट, फेलो या आपके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आईसीएसआई ने बनाए हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। उसके बाद फिर आप ऑडिटर के स्टेप में चली जाइए। उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट में कंप्लायंसेस के स्टेप में चली जाइए। पहले अगर आपको यही पता नहीं कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आईसीएसआई ने लगाई है, लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, ये सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते वक्त जब तक आपको वो चश्मा नहीं मिलेगा जिस चश्मे से लोग आपको देखने वाले हैं, तब तक क्या देखने वाले हैं या अपने से क्या उम्मीद करने वाले हैं ये चीजें समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए पहले हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के डिस्कशन से हम शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर 4 में लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग सीएस पढ़ेंगे अपन। द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मेंबर व्हाइल कंडक्टिंग द असाइनमेंट्स। कोई भी असाइनमेंट कंडक्ट करते वक्त, ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ आईसीएसआई व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ये आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 4। उसके बाद चैप्टर 5 वैल्यू, एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। ओके, चलो अब इस चैप्टर को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जब व्हेन वी एक्ट एज ए टीचर, तो आप लोगों का हमें देखने का एक नजरिया होता है, एक चश्मा होता है जिसके तहत आप हमें देखते हो। तो यानी अब आप हमें किस नज़रिए से देखते हो या आप हमारे बारे में क्या सोच रखते हो ये मैंने बताने की ज़रूरत नहीं, आप भली बात ही जानते हो। तो हमारे ऊपर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, कहीं पे भी इसके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं बना है कि टीचर ने ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे ही एक्ट करना चाहिए। टीचर को जैसे चाहिए वैसे वो एक्ट कर सकता है। टीचर को लगे गाना गाना है गाना गा सकता है, डांस करना है डांस, उसके लिए तो कोई रूल्स रेगुलेशंस है नहीं। लेकिन एज ए टीचर जब कोई स्टूडेंट हमारे सामने बैठ के हमें देख रहे हैं तो हमारा कुछ दायित्व बन जाता है, हमारा अनसेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज बन जाती है। ओके, तो दोस्तों जब आप कंपनी सेक्रेटरी करके एक्ट करते हो तो आपकी भी तो कोई ना कोई ड्यूटीज होगी, क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करोगे, जो भी रिपोर्ट आप इशू करोगे, लोग इसके ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट रखोगे। ठीक है, एज एन ऑडिटर जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिपोर्ट साइन करते हो ना, तो लोग विश्वास रख लेते हैं और उसके बेसिस पे वो लाखों करोड़ रुपया लगा देते हैं। ठीक है, सो अब उनका यानी सबसे, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम करने से फाइनेंशियल नुकसान जो होगा वो छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर लोगों ने जो रखा हुआ भरोसा है, हमारे ऊपर रखा हुआ जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट टूट जाएगा। तो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हो, वो भले ही डॉक्टर वालों जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोफेशनल बॉडी हो, कंपनी सेक्रेटरीज हो उनकी प्रोफेशनल बॉडी हो, चार्टर्ड अकाउंट हो उनकी प्रोफेशनल की बॉडी हो, सबके कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब हमने क्या एतबार रखना चाहिए, इस प्रोफेशन के साथ हमारे सिर पे एक वजन आ जाता है, कोई जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। वो एग्जैक्टली है क्या, वो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे। दैट इज व्हाट आर द मोरल वैल्यूज दैट यू नीड टू हैव इन योरसेल्फ, ethics that you are required to follow while conducting the audits, and how should your professional conduct be। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देखिए समझाता है, जैसे अब सीएस में प्रैक्टिस में बच्चे जब उतर आते हैं
तो स्टार्टिंग में क्लाइंट्स तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ट्रस्ट वाला काम है, तो लोग तुरंत आपके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, क्लाइंट सॉलिसिट करना शुरू करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वगैरह की होगी, तो वहीं के क्लाइंट जान पहचान के होते हैं, उन्हीं को जाके मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारे सर जो है वो ऑडिट, आपका ऑडिट फीस 10 लाख रुपया ले रहे हैं, मैं सेम काम आपका 2 लाख में करा के देता हूँ। तो क्या आपको ऐसा करना अलाउड है? क्या प्रोफेशनली अलाउड है? बिजनेसमैन में अब दुकानदार जब गुड्स बेचता है, तो वो गुड्स बेचते वक्त अगर बगल वाला अगर ये चीज 50 रुपए में बेच रहा है, तो ये जानबूझ के 40 में बेचेगा ताकि कस्टमर आ जाए। ठीक है, क्लास वाले लेक्चर बेचते वक्त दूसरा क्लास वाला अगर 1 लाख में बेच रहा है, तो अपना लेक्चर बिके इसलिए वो 80,000 में भी बेच सकता है। तो ये प्रैक्टिसेस बिजनेस में फॉलो करना अलाउड है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपको क्या ये चीजें करना अलाउड है? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? ठीक है, दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस चैप्टर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए मैं जो शुरुआत करने वाला हूं सिलेबस की, वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, मतलब शुरुआत से ही आप समझ जाइएगा कि आपने सीएस बनने के बाद कौन सी चीजें हैं जो आपके ऊपर बाइंडिंग है। अब इसके लिए तो आईसीएसआई एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट की कई सारी प्रोविजन है, अलग अलग एक्ट की अलग अलग रेगुलेशंस की आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर ये चीजें फॉलो करते वक्त अगर कहीं से चूक हो गई आपसे, तो उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। कई सारे केसेस ऐसे मिलेंगे आपको इन सेक्शंस में, इन रेगुलेशंस में, कि जहां पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चला जा सकता है, जहां पे आपको आपका जो मेंबरशिप है वो निकाल दिया जा सकता है। अगर ऐसा कोई गलत काम करते हो आप, जो इन एक्ट्स में, इन सेक्शंस में, इन रेगुलेशंस में मेंशन किया है, तो आपकी मेंबरशिप तक जा सकती है। तो इसका ख्याल होना बहुत जरूरी है। तो ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 नॉन, अब ये पहले 5 टॉपिक जो डायरेक्टली कंप्लेंट से डील करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 जो है वो बताता है अगर आप कंप्लायंस नहीं करते बिजनेस में, ठीक है, अगर आप कंप्लायंस करने में कोई चूक कर देते हो, तो ऐसे केस में क्या क्या पेनल्टीज लगेगी, कौन कौन सी अलग अलग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज होगी जिसके सामने आपको खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप यहां पे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे। इन दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेनल प्रोविजंस फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर कंपनीज एक्ट, सेबी, सीकरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड रिलीफ एंड रेमेडीज। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 इज योर पनिशमेंट वाला चैप्टर। गलत काम करोगे तो सजा जरूर मिलती है। ठीक है, जीवन में अच्छा कर्म करोगे तो भगवान अच्छे कर्म की अच्छे फल देता है। अगर कुछ गलत कर्म करोगे तो उसकी सजा है। चैप्टर नंबर 6 सजा वाला चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 7, अब बहुत लोगों को ये एहसास हो जाता है, हाँ भाई मैंने गलत काम किया, मेरे से गलती हो गई, पहली बार हुई है, क्षमा कीजिएगा, फिर से मेरे से ये गलती नहीं होगी। तो ठीक है, मैं जो भी पेनल्टी है वो भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ी तो छूट दे दो, थोड़ी तो राहत दे दो। तो चैप्टर 6 सजा देने का काम करता है, चैप्टर 7 आपको राहत देने का काम करेगा। रिलीफ एंड रेमेडीज वाला चैप्टर है। ठीक है, सो ये है आपका दोस्तों जो पहला कंप्लायंस मैनेजमेंट का पार्ट ए जो है, इसमें ये जो 7 इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हो, बस इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि इसके अंदर क्या पढ़ोगे। ठीक है, आई बिलीव आप सभी को कंटेंट समझ में आया होगा, पहले 7 चैप्टर्स का कंटेंट। गणेश जी, वाह सर, यू आर द बेस्ट, थैंक यू गणेश शिंदे जी। अथर्व, हाय अथर्व अष्टेकर भाई, अथर्व नाइक अष्टेकर जी को कह रहे हैं, वाह वाह, 2 अथर्व है। लेकिन आपको बता दें, अथर्व नाइक जी जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट है। ओके, चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, आई बिलीव यहां तक का डिस्कशन सभी को समझ में आया होगा। ये हो गया अपना पार्ट ए। अब फटक से बस 5 मिनट बाकी हैं, डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं अपना सिलेबस शुरू हो जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब पहले ही इसमें मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी। पार्ट बी जो है, पार्ट 2 जो है, वो पार्ट 2 डील्स विद पार्ट 2 डील्स विद ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो ये जो पार्ट 2 है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, इनके डिटेल कंटेंट क्या है, वो मैं पार्ट बी जब पढ़ाऊंगा उसके वक्त बता दूंगा। अब समरी में बता देता हूं। पार्ट 2 में पहला जो चैप्टर आप पढ़ोगे, ऑफ कोर्स 7 से 8 टॉपिक सिर्फ ऑडिट के हैं, सिर्फ एक टॉपिक ड्यू डिलिजेंस का है। तो पार्ट बी में सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ोगे वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरियस ऑडिट्स पढ़ोगे। मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें से कुछ ऑडिट्स आपको पता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट,
उसके अलावा कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, ऐसे कुछ कुछ पता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स होते हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ोगे। उसके अलावा ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, मतलब जब भी ऑडिटर को किसी ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होती है। प्रोसीजर मतलब कंपनी लॉ वाली प्रोसीजर नहीं, ठीक है। क्या लेटर्स एक्सचेंज होते हैं आपस में, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करते वक्त कोई भी ऑडिट का एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जब भी आप किसी ऑडिट का असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हो तो असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद असाइनमेंट एक्सेप्ट कर दी तो असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ऑडिट कंडक्ट करते वक्त वो कैसे कंडक्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए। ऑडिट टेक्निक्स मींस, टेक्निक्स के बारे में समरी में, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट। देखो हर एक का जैसे पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वैसे ऑडिट कंडक्ट करने का तरीका हर एक ऑडिटर का अलग होता है, ठीक है। सो हर एक जन अपनी अपनी मेथड्स अडॉप्ट करता है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। रीजन बीइंग सबका एक्सपर्टीज अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ही पूछो 15 साल पहले जो जैसे मैं ऑडिट करता था और 15 साल बाद आज मैं जैसे ऑडिट करता हूं, क्या इसमें फर्क है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस ऑडिट करने का तरीका बदल जाता है, मेथड्स बदल जाते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे क्या प्रिंसिपल्स एज एन ऑडिटर अपने ऑडिट कंडक्ट करते वक्त फॉलो करनी चाहिए एंड व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स दैट यू नीड टू फॉलो। ओके, उसके बाद ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आप पढ़ोगे कि ऑडिट की प्रोसीजर्स, मतलब ऑडिट कंडक्ट करते वक्त क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस आप फॉलो करोगे और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर भविष्य में जाके कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले शक की निगाह से अगर किसी को देखा जाए तो वो ऑडिटर को देखा जाता है, ठीक है। सो क्या वाकई ऑडिटर इस फ्रॉड में इन्वॉल्व था या नहीं था, ये ऑडिटर को प्रूव करना पड़ता है, और ये वो तब प्रूव कर पाए जब उसके पास ड्यूरिंग ऑडिट उसको जो जो डॉक्यूमेंट्स मिले, उसके बेसिस पे उसने जो जो चेकिंग करके रिपोर्ट दिया है, उन सारी डॉक्यूमेंट्स का उसके पास फाइल है। तो इसलिए इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि ड्यूरिंग व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट्स, ठीक है, हाउ द डॉक्यूमेंटेशन इज टू बी मेंटेन्ड, ऑडिट पेपर क्या होते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होते हैं, ऑडिट फाइल क्या होती है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग। तो पहले 4 टॉपिक जो है वो बिल्कुल ऑडिट से डील करते हैं, मतलब ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाता है उससे डील करते हैं, और ऑडिट कंडक्ट करते वक्त क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व करनी चाहिए उससे डील करता है। चैप्टर 5, ठीक है, ऑडिट खत्म होने के बाद यस ऑफ कोर्स रिपोर्ट इशू करना जरूरी है, तो ये रिपोर्ट कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। सो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्म कैसे होना चाहिए, साइनिंग डेट वगैरह, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ोगे। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, उसके अलावा सेक्रेटरियल ऑडिट जो आपका कोर है, ठीक है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी इससे आप डील करते हो, सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है। सो ये सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में चैप्टर 6 है। उसके बाद इफ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करते हो तो ऐसे केस में इंटरनल ऑडिट एंड प्रोफेशनल ऑडिट की जिम्मेदारी आप पे आ सकती है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है तो आपके ऊपर सेक्रेटरी ऑडिट की जिम्मेदारी आ सकती है, इसलिए दोनों के लिए एक चैप्टर कवर किया गया, सेक्रेटरी ऑडिट का भी और इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट का। और उसके बाद पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। सर ये क्या कॉन्सेप्ट होता है पीयर रिव्यू का, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं पीयर रिव्यू के बारे में। दोस्तों जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते वक्त हम हमारे खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ऑडिट की प्रोसीजर्स हम हमारी खुद की फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे मैंने बताया हर एक टीचर का जैसे पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वैसे हर एक ऑडिटर का ऑडिट कंडक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो जब मैं कोई मेथड अडॉप्ट करता हूं और वो मेथड अडॉप्ट करके मैं ऑडिट कंडक्ट करता हूं, तो क्या मेरी मेथड सही है गलत है, ये कौन चेक करने के लिए आता है? नो वन चेक्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑडिटर को पूरा राइट है ये डिसाइड करने का कि ऑडिट करते वक्त उसने कौन सी मेथड्स अडॉप्ट करनी चाहिए। अब मेरी मेथड सही है गलत है कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आईसीएसआई ने क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नाम का बोर्ड बनाया है, जो क्या काम करता है, ये जो मेंबर्स ऑफ आईसीएसआई है इनके काम पे नजर रखने का काम करता है। तो कैसे काम पे नजर रखता है? तो क्या होता है, एक प्रैक्टिसिंग फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज दूसरी प्रैक्टिसिंग फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का जाके रेगुलरली प्रोसीजर्स चेक करता है, ठीक है। और कौन सी फर्म किसकी प्रोसीजर चेक करेगी वो आईसीएसआई डिसाइड करता है। मतलब समझो आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मैं जो भी चीजें कर रहा हूं, जो मेथड्स फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, मेरी मेथड सही है गलत है, दूसरा कंपनी सेक्रेटरी आके, ठीक है, मेरे साइड में बैठेगा, ये सारी चीजें देखेगा। अगर उसको लगता है कि मेरी मेथड्स में यार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूरी, तो शेयरिंग,
मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी इनडायरेक्टली दूसरे कंपनी सेक्रेटरी को गाइड करेगा। पीयर रिव्यूज एंड क्वालिटी रिव्यू, ठीक है, इतना जैसा कंपनी का रिव्यूज होता है वैसे अपने भी रिव्यूज होते हैं, तो वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। और लास्ट ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस वाला टॉपिक, इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? यस बिल्कुल, ड्यू डिलिजेंस का एक ही टॉपिक है, मतलब पूरे 16 टॉपिक में एक ही टॉपिक ड्यू डिलिजेंस का है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम देते हो कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ड्यू डिलिजेंस के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, और समय का ओके अपना समय ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, ठीक है। सो आज का डिस्कशन आई बिलीव मैंने सोच के आया था मैं कि पहला चैप्टर में रादर पहला पार्ट शुरू करूँ कंप्लायंस मैनेजमेंट का, जो 40 मार्क का पार्ट है, ठीक है, वो शुरू करने की हम सोच रहे थे, लेकिन समय की यस पाबंदी होने के कारण और मेरा समय यहीं पे खत्म होने के कारण, ठीक है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन रुकने से पहले, जाने से पहले, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो प्रोफेशनल वालों आपकी कोई क्वेरीज होगी, कुछ पूछना है, ठीक है, या ये कोर्स के बारे में रादर मेरे सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। कोर्स के बारे में तो ऑलरेडी बाकी फैकल्टीज बता चुकी है आपको, पासिंग परसेंटेज क्या होगा, क्या क्या क्या, तो उसके लिए मैंने कुछ कवर नहीं किया, कितने मिनिमम मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, एग्रीगेट क्या है, क्या होता है, वो बिल्कुल मैंने कुछ कवर नहीं किया। मुकेश धारीवाल जी, सर इज देयर एनी ऑफिशियल पासिंग सर्टिफिकेट फॉर पासिंग सीएस एग्जीक्यूटिव, कैन एनीवन टेल? ओके, ये भी बता देता हूँ, चलो अब इसका भी इंपॉर्टेंस है, महत्व है, हम पढ़ने वाले हैं अपने सब्जेक्ट में ही। देखो आपको सीएस एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू पजेस, ठीक है। हाँ, आपको सर्टिफिकेट मिलता है सीएस प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, संभाल के रखना। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव के दोनों रिजल्ट्स भी संभाल के रखना, ओके। उसके अलावा नॉट द मार्क्स स्टेटमेंट दैट इज ऑन द वेबसाइट वेर वी कैन गेट मार्क्स, बट सर्टिफिकेट मिलेगा ना बेटा आपको, सीएस प्रोफेशनल तो क्लियर कर दो, ओके। सिमरन क्लियर है, राहिल जी भी कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है, चलो। सो दोस्तों आज का सत्र यहीं पर रोकने की बारी आती है। कल संडे होने के कारण कल लेक्चर को छुट्टी रहेगी, मंडे को और ट्यूसडे को और 2 दिन अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे चलने वाले हैं, तो तब तक फ्री में मजे उठाइएगा, ठीक है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि पढ़ाना शुरू हो चुका है, आज ही के लेक्चर से पढ़ाना शुरू हो चुका है। इन दिस सब्जेक्ट वी विल बी आस्क्ड के ओके क्वेश्चंस, ओके। अंकुर जी पूछ रहे हैं, हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बेटा? हर एक चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो जैसे हम हर एक चैप्टर करते जाएंगे उसमें, ठीक है, जो आईसीएसआई के मॉड्यूल में दी गई केसेस है वो केसेस भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। एज एन ऑडिटर कई सारे लोगों ने कई गलतियां की है, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मॉड्यूल में दिया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगा। जैसे रिसेंटली अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऑडिटर ने रिजाइन किया, आई बिलीव डेलाइट्स वाज देयर ऑडिटर, और उन्होंने रिजाइन किया, और उनके रेजिग्नेशन के पीछे कोई कारण था, ठीक है। सो ऐसे जो रिसेंट केसेस जो हो रहे हैं, ठीक है, बाइजूस के ऑडिटर ने रिजाइन किया, क्यों रिजाइन किया, क्या कारण थे, और अगर वो रिजाइन नहीं करते तो इन एक्ट्स की तहत हर एक इंस्टीट्यूट ने अपने प्रोफेशनल्स के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, और वो कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो नहीं करते तो आपका मेंबरशिप जा सकता है। तो इसलिए ऑडिटर्स जो है ये ऐसा काम न हो उनके हाथ से, इसलिए वो ऑलरेडी रिजाइन करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल केसेस है वो हम हमारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसके अलावा और कोई कुछ पूछना चाहेगा? सर सब्जेक्ट थियोरिटिकल होगा क्या? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये थियोरिटिकल कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन कई सारी प्रैक्टिकल केसेस आप इसमें सीखोगे, रादर सुनोगे। और कुछ पूछना है? ओके, सो चलो, सो आई बिलीव एवरीथिंग इज क्लियर, सो दैट इज रियली ग्रेट। So thank you very much for watching us. So जैसे आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में हमारे ऊपर ट्रस्ट, विश्वास रखा, उम्मीद है प्रोफेशनल में ही वही विश्वास कायम रहेगा, बरकरार रहेगा, और आपने जो विश्वास रखा वो हमारे लिए दायित्व बन जाता है, और पूरी शिद्दत से हम हमारा दायित्व निभाने की कोशिश करेंगे। बहुत मतलब हम हमारा दायित्व एक ही चीज से निभा सकते हैं, by providing quality teaching. So please be rest assured from our side,
हर एक चीज आपकी कवर होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। और जैसे एग्जीक्यूटिव के क्लास जिन्होंने हमसे किए हैं, क्लास शुरू होने से पहले आप जो थे और क्लास खत्म होने के बाद आप में जो परिवर्तन आया, सेम परिवर्तन आप प्रोफेशनल में भी पाओगे। प्रोफेशनल की सब्जेक्ट शुरू होने से पहले अभी आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, और प्रोफेशनल कंप्लीट होने के बाद जो आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता रहा हूँ, जब आखिरी लेक्चर खत्म हो जाएगा तब इसी के बारे में मैं आपसे सुनना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, और ब्रेक के उस पार आखिरी सब्जेक्ट आपका आज के लिए, इनफैक्ट आखिरी सब्जेक्ट रहेगा अक्षय सर का आईपीआर, रादर अक्षय सर का आई बिलीव आईपीआर का सब्जेक्ट है इसके बाद, तो आईपीआर का लेक्चर, और उसमें मॉड्यूल 2 का जो आईबीसी है उसके बारे में भी वो आपको बता देंगे। जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।